आज तक इस चैनल पे हम काफ़ी जनरल बातें कर रहे थे, यानी फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, किस तरह से स्टॉक्स को आपको देखना चाहिए, कब अच्छे हालात होते हैं, कब बुरे हालात होते हैं। बट दिस टाइम अराउंड वी आर गोइंग इनटू अ सेक्टर एंड दैट सेक्टर इज सीमेंट सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सेक्टर अगर तेजी हो। लेकिन अगर मंदी हो तो सबसे ज्यादा मंदी इस सेक्टर के अंदर होती है। हमने बुलाया अपने पॉडकास्ट के ऊपर एतजाज को। एतजाज इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सीमेंट सेक्टर एनालिस्ट इन दिस मार्केट राइट नाउ। आजकल वो हेड ऑफ रिसर्च है मल्टीलाइन सिक्योरिटीज के, बट इससे पहले एमसीबी आरिफ हबीब में, विच इज अ म्यूचुअल फंड, रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो हमने सिर्फ जनरल बातें नहीं की इधर, हमने बातें की कि सीमेंट सेक्टर को देखने के लिए किन चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है। जैसे सीमेंट की बोरियों की प्राइसेस, और सीमेंट की बोरियों की प्राइसेस कैसे निकलती हैं, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, क्या डिमांड का फ़र्क पड़ता है, हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आज क्या होना चाहिए, क्या हिस्ट्री बनने वाली है इन क्वार्टर्स के अंदर, सब बातें की हमने। देन वी मूव डाउन टू सीमेंट डिमांड। जो आजकल के हालात हैं, घर बनना, बिल्डिंग्स बनना बहुत मुश्किल है, तो उनका क्या ओपिनियन है सीमेंट सेक्टर की डिमांड के बारे में। वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दैट एंड लेटर इन द स्टेज वी टॉक्ट अबाउट री रेटिंग। हम माने या ना माने इस बात को, बट सीमेंट सेक्टर में अक्सर लोग गुनों के लिए आते हैं, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना। और अगर सीमेंट स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो इज इट अ गुड टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक्स फॉर अ री रेटिंग, ये भी बात की हमने। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट वी टॉक्ट अबाउट कि कौन से स्टॉक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अगर रिस्क ऑन करना है तो कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं, और रिस्क ऑफ करना है तो कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी नॉलेज पैक पॉडकास्ट ऑन सीमेंट सेक्टर। जस्ट बाय द वे, अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको समझ ना आए। मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप फिर भी सुनते रहें, बिकॉज आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एक सीमेंट सेक्टर एनालिस्ट या किसी भी सेक्टर का एनालिस्ट अपनी एडवाइस बनाने से पहले किन किन चीज़ों को देखता है, और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अराउंड जब आप कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें तो आपको ये पता हो कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सो विदाउट अ फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मेरा जो सवाल है ना तुमसे, सबसे पहला वो ये सवाल है कि यार सीमेंट्स है ना, वो मार्केट की जान है, ठीक है, और लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कोविड के टाइम के अंदर जो 20 रुपये का पाइनियर हो गया था वो भी 120 भी हो गया था, 40 रुपये का कोहार्ट 200 भी हो गया था, 250 भी हो गया था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, 300 रुपये का लकी 1000 भी हो गया था। तो पैसे ऐसा लगता है कि बनते यहाँ पर हैं, और रिटेलर्स का बहुत क्वेश्चन होता है। सो राइट नाउ जो हालात हैं, जैसे भी तुम परसीव करते हो, व्हाट डू यू थिंक वन शुड डू? वो सीमेंट देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? गो हेड। अच्छा, मेरा व्यू ये है कि कोई भी कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती एज एन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक प्राइस बहुत मैटर करती है। ओके। तो हमें अल्टीमेटली तो ये देखना है जो स्टॉक प्राइस है उसमें कितने रिस्क इनकॉर्पोरेटेड है, और जो आउटलुक है वो किस तरह का है चीज़ों का। सही है, तो मेरे ख्याल से सीमेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, उन मैट्रिक्स की हम थोड़ी सी बात करेंगे हाँ। एज द पॉडकास्ट गोज़ फॉरवर्ड। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, और जो रिटेल इन्वेस्टर हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, जिसमें एक क्लैश है व्यूज़ का, वो है प्राइस। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल टू टेक यू वेदर टू इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो प्राइस से ही मिलता है कि उस पर क्या व्यू है आपका। प्राइस, स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हो या सीमेंट की प्राइस की नहीं, बात मैं कर रहे हो? सीमेंट की प्राइस की बात कर रहा हूँ कि सीमेंट की प्राइस किस तरफ जाएगी इधर से, वो डिटरमिन करेगा कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है। प्राइस है, और जो बाकी वेरिएबल्स हैं मुझे लगता है कि वो सब वेरिएबल्स हैं। चलो अभी प्राइस पे डिमांड शुरू हो करते हैं। गई, कॉस्ट हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई, कैपेसिटी हो गई। अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर कोई भी हो, वो उसकी जो सुई जाके रुक रही है वो प्राइस के ऊपर रुक रही है। सही है, प्राइस बढ़ जाएगी तो मार्जिन बढ़ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्राइस गिर जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। सही नहीं, है। मेरा एक हाँ, सवाल है, हाँ। और हम बाकी चीज़ों पे ज़रा आगे आते हैं। अभी हम्म, तुमने कहा प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक प्राइसेस के ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए, वॉट एवर। 600 रुपये की बोरी होती थी, हम्म, 1100 रुपये की बोरी हो गई है, सीमेंट्स उल्टा नीचे आ गए। हम्म। सो अगर प्राइस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, तो वाई डिड दैट हैपन? अच्छा, हाँ, इसमें होता ही है कि मेरा जो व्यू है इसमें, कि स्टॉक मार्केट हमेशा एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है ना, हिस्टोरिकली भी अभी 2017 से भी देख लें तो हम यही बोलते आ रहे हैं। नहीं, एक साल पहले चले जाएं कि यार ये तो बहुत सस्ती हो गई है मार्केट, पी जो है बड़े लो पे आ गए हैं, प्राइस टू बुक के लेवल पे एक्सेट्रा। लेकिन मार्केट अभी तक तो सही इंडिकेशन दिए कि यार हम लीड सही से कर रहे थे। डिफ़ॉल्ट की बातें पहले नहीं होती थी, अब हाँ, तो अब हर खुल के कोई होने कर रहा लगे। है, हाँ। अब खुल के कर रहा है। हाँ। तो लेकिन कभी आप सही हो जाते हो, कभी गलत होते हो उस चीज़ में। फर्स्ट मूवर एडवांटेज
कोई और ले जाता है, मतलब अभी भी कोई बेच रहा है तो सीमेंट कोई ख़रीद भी रहा है। हाँ सही बात सही है। है, उसको लीडिंग इंडिकेटर लग रहा है कि सीमेंट की स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशनल या फिर रिटेल इन्वेस्टर, ओवरऑल इन्वेस्टर बेस है, उसका ख्याल प्राइसेस पे ये भी है कि प्राइसेस इधर से वीकेंड ऑफ हो जाएंगी क्योंकि कॉस्ट नीचे आई है और कुछ कैपेसिटीज़ ऑनलाइन आई हैं। ओके। अब इसमें हम बात कर सकते हैं मेरा क्या व्यू है, और उसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं नहीं, वो हाँ तुम्हारा व्यू क्या सही व्यू है है? या नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि डिमांड हो गई, सही है, वो लीडिंग नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से एक सब वेरिएबल है। सही है, डिमांड को देख के आप अल्टीमेटली कह रहे हो प्राइस वीकेंड होगी और मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे। मैं डिमांड अगर गिरेगी मैं तो प्राइस गिरेगी। प्राइस गिरेगी ये मार्केट सोच रही है, अब वो नहीं गिरती, जो ख़रीद रहा है वो ऐसा नहीं सोच रहा, जो ये सोच रहा है कि गिर जाएगी वो ये सोच रहा है कि मैं सही सोच रहा हूँ। सही है, एक कोई एक बायर सही होगा या सेलर सही होगा अल्टीमेटली। ठीक ठीक है। है, अभी तक जो डिमांड की अट्रेशन है वो 9% के अराउंड है। ठीक है, मतलब डिमांड गिरी है। डिमांड गिरी है, सही ठीक है। है। तो एक आपको लीडिंग इंडिकेटर मिल रहा है कि प्राइस वीकेंड ऑफ हो हो सकती सकती है। है। ठीक है, लेकिन जो सीमेंट का स्ट्रक्चर है, सही है, ये तो बिल्कुल ही इकॉन 101 हो गई ना कि डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी घट तो सकती है। प्राइस भी हाँ। घट सकती है। सही, हाँ। वैलिड रिस्क है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये दे दूं कि जो आपके मार्जिन्स होते थे, सही है ना, एक तो प्राइस हो गई ना, हमने कहा कि 600 से 1040 हज़ार रुपये से ऊपर चली गई प्राइस, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी है उधर से, जो कि $150 का कोयला था वो 300 350 भी चला गया था, अभी 170 पे है। फिर अगवान कोयले की चीज़ प्ले में आई, वो आपके मार्जिन थोड़े से प्रोटेक्ट हो गए। अगर आप 2016-15 से कंपेयर कर रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन को, तो उस वक्त आपके मार्जिन्स थे ग्रॉस लेवल पे वो 45-50% भी चले गए थे हाँ। कुछ कंपनीज के। हाँ। तो हाँ। अभी जो बन रहे हैं वो सब 30%, उससे नीचे ही बन रहे हैं। कैश ग्रॉस मार्जिन वुड भी 30-35%, इस रेंज के अंदर 30% के अराउंड, और जो वैसे ग्रॉस मार्जिन हैं वो 20-25% एट मैक्स 30% को टच कर रहे हैं। तो एक वो चेंज आया है, सही है कि मतलब मार्जिन उस वक्त से जो सीमेंट की प्राइसेस जहाँ सबसे हाईएस्ट थी वहाँ मार्जिन थे 50, 45, 50%। 45-50 आप 30% है, इसीलिए वहाँ से ये स्टॉक 25-30। प्राइसेस नीचे हैं। बट मेरा सवाल ये कि क्या जो बाजार को रियलाइज होना शुरू हो गया कि भाई प्राइस नहीं घट रही है, तो क्या सीमेंट के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे या कुछ और भी चल रहा है बीच में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा, अब डिमांड इसमें कहाँ पे आती है कि डिमांड नहीं है, ठीक है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू पास ऑन द प्राइस। पास ऑन मतलब अगर जो भी कॉस्ट बढ़ी है, हाँ, लेकिन कॉस्ट कॉस्ट तो बढ़ घट रही है। कॉस्ट अब घट रही है, सही है, जो प्राइस पीछे से बढ़ी हैं उसमें तो कोयले की प्राइसेस बढ़ी थी। ठीक है, अब इसका काउंटर, सही है, तुमने खुद ही काउंटर दे दिया कि अब तो कोयले की कीमतें नीचे आ रही हैं, हाँ। तो फिर प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आ रही? हाँ। हाँ, प्राइसें भी नीचे आनी प्राइसेस चाहिए। नीचे आनी चाहिए, हाँ। वो लेकिन वो नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग पावर या प्राइसिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक इंडिकेटर मिल गया कि शायद प्राइसेस ना घटे, तो आप आज बाय करके जो अभी सेल कर रहा है, सही है, वो तो ये कॉल ले रहा है ना कि यार मार्जिन जो हैं वो या तो इसी लेवल पे रहेंगे या और कम हो जाएंगे, सही है, पास ऑन हो जाएगी प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, पी सबको दिख रहा है कि मार्जिन्स इन लेवल्स के अराउंड भी रहते हैं, तो पी 3-4 इस तरह के पी मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, प्राइस जो स्टॉक प्राइस है वो भी आ गई ना इसके अंदर। एक तो ये कॉल है, दूसरी ये कॉल है, अभी हम आइसोलेशन में बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरी कॉल ये भी हो सकती है कि दूसरे सेक्टर्स किन मल्टीपल्स पे या किन आउटलुक पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके। उसका काउंटर जो स्टार्ट में बोला था कि यार ये सीमेंट जो है वो 10-10 टाइम्स के रिटर्न दे देते हैं, लोग तेज़ी करते हैं इसमें, तो फिर सही से तेज़ी करते हैं। हाँ। ठीक है ना, बट वो तो इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं कि नहीं आए हैं? वी वांट टू रीच टू दैट लेवल कि क्या अभी वो तेज़ी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं? क्योंकि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अभी बाजार के अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो सीमेंट कौन पूछेगा? मतलब कोई रुपए की कदर कुछ नहीं रहेगी, तो सीमेंट को कौन शेयर क्या कौन लेगा? तो मतलब कि और बाजार में अक्रॉस द बोर्ड नीचे आई है और सीमेंट सबसे ज़्यादा नीचे आया है। ठीक है, तो अगर मैं साइकोलॉजी बाजार की समझूं तो मुझे तो ये लगता है कि लोगों को लगता है कि भाई यार ये तो रहेंगे ही नहीं अपनी जगह पे, डिमांड रहेगी नहीं, सीमेंट बिकेगा ही नहीं और प्राइस भी टूट जाएगी। सो तुम्हारा ओपिनियन ये है कि शायद प्राइस ना टूटे, राइट? ये एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली? ऐसी है, मेरा व्यू ये है कि प्राइस नहीं टूटेगी, या उतनी नहीं टूटेगी, मार्जिन्स की जो डायरेक्शन होगी वो तो अपवर्ड हिस्टोरिकली होगी। कनेक्ट करते हैं ना इसको, कब कब प्राइसेस टूटी हैं और क्यों टूटी हैं? अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है,
उसी क्योंकि से हिस्ट्री एक हम बार समझ में आ गई तो शायद हमें हाँ आज हाँ का भी सिनेरियो समझ हाँ में आ हाँ जाए। हाँ हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पर मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्राइसेस किस वजह से टूट सकती हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, इसका हाँ जवाब चाहिए ना आपको। हाँ हाँ। अगर मतलब क्या क्या वेरिएबल्स होंगे कि यार इस वजह से टूट सकती है, इस वजह से टूट सकती है। वो एक ज़्यादा इंटरैक्टिव चीज़ हो जाएगी कि मैं उसी को काउंटर कर दूँ। सही है, ठीक अगर है, नहीं होता तो हाँ वो एक रिस्क है। ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ। अब हाँ प्राइसेस इसलिए टूट सकती हैं क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कुछ कैपेसिटीज़ ऑनलाइन आई हैं, और हर कैपेसिटी को या कंपनी को चलने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है कि उसकी फाइनेंस कॉस्ट जो उसने उधार लिया है वो निकल सके, राइट। सही आज हाँ। मैं प्लांट लगाऊंगा, हम्म 50 रुपये अपने लगाए, 100 रुपये के प्लांट में 50 रुपये के बैंक के लिए। अब मेरे पैसे भले नुकसान हो जाए बट बैंक को तो मुझे वापस करना है हम्म इंटरेस्ट का कॉस्ट। हम्म सो हो सकता है बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन आ गए हैं, और हम्म बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन आने के बाद वो कह रहे हैं डिमांड तो घट गई, अभी आपने कहा 9% घट गई, शायद आगे और घट जाए। हम्म तो एक दूसरे की लड़ाई झगड़े के अंदर वो नीचे बेच दें सीमेंट। मतलब 100,000 रुपए की बोरी, एक बंदे ने बोला यार 1,000 रुपए में तो मुझे बिकेगी, मेरी मार्केट शेयर है 4%, 10%, 15%। एक काम करता हूँ, मैं 950 तक बेचता हूँ, तो मेरा मार्केट शेयर हो जाएगा 25%। तो ये नहीं हो सकता सही है? है, बिल्कुल सही है। आर्ग्यूमेंट तो सही है, रिस्क है, सही है। अभी हमने कह लिया रिस्क है। अब ये रिस्क मटीरियलाइज होता है या नहीं होता, उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सही है, लेट्स ठीक गो है। इन हिस्ट्री। ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या होता है, एक प्राइस वॉर हुई थी 2005 में। ठीक है। उसका उस वक्त यूटिलाइजेशन भी अच्छी थी, डिमांड भी अच्छी थी। हम सबको पता है वो मुशर्रफ एरा जो हाँ, था, वो बहुत डिमांड थी। एफडीआई के फ्लोज आ रहे थे। हाँ, तो उस वक्त क्यों प्राइस वॉर हुई थी? आर्ग्यूमेंट ये है ना कि भाई कि ये डिमांड गिरती है तो प्राइस वॉर होती है, को लेकिन उस वक्त डिमांड डिमांड गिरे बगैर भी प्राइस वॉर हो गई थी। प्राइस वॉर हो गई थी। फिर हमारे पास एक इंस्टेंस आता है आफ्टर 2008। ठीक है। जब डिमांड कम थी उस वक्त प्राइस वॉर हुई थी। ठीक हम्म, है। तो एक इंस्टेंस हमारे पास ये भी आ गया, जब डिमांड कम हो रही है तब भी प्राइस वॉर हुई है। ठीक है। अब मेरा टेक क्या है इसके ऊपर, जो 2008 की प्राइस वॉर हुई थी उस वक्त कैपेसिटीज़ कुछ ऑनलाइन आई थी। ठीक है। आई थिंक 30% से, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कैपेसिटीज़ बढ़ी थी। ठीक है। लेकिन उस वक्त एक डिफरेंस ये था, जो आपके डेट लेवल्स थे कंपनी के, वो बहुत मिनिस्क्यूल थे। ठीक है। कम थे। कम थे, बहुत सिग्निफिकेंटली कम थे, क्योंकि एक रैली चली आ रही थी ना। आप 2005 दो हाँ, से सब डेट पैसे रिटायर कमाए करते जा जा रहे रहे थे। हो तो 2007-8 में जाके आपके पास अच्छे पैसे जमा हो गए थे। और उस वक्त पर्पस जो था, अगेन इंडस्ट्री मर्मर्स हैं कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको आउट करना था। अच्छा। जो बिग जाइंट्स थे उन्होंने कहा यार प्राइस नहीं बढ़ाते, मुल्क के हालात तो वैसे ही ख़राब है, दे विल गो आउट, वी विल बाय देम आउट। हम्म, सही है। और अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा के जो लिमिटेड प्लेयर्स रह जाएंगे 4 5 3, वो फिर प्राइस सेट करेंगे। ओके। ठीक है। वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। नहीं हुआ। बैंक्स ने आके फाइनेंसिंग कर दी, कुछ कंपनीज डिफ़ॉल्ट हुई, लेकिन उनकी भी रीस्ट्रक्चरिंग हो गई अल्टीमेटली। मेपल लीफ सीमेंट था वो वो 2 रुपए का हो गया था, दो 3 रुपए रुपये का का हो हो गया गया था। था, हाँ, रीस्ट्रक्चर हुआ था डेट। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो निकल के आ गया। हाँ, तो कोई कंपनी उस टाइम पे बंद नहीं हुई। हाँ, ठीक है। एक इंस्टेंस ये आ गया। आपकी जो बात थी कि कैपेसिटीज़ ऑनलाइन आई हैं इस वजह से प्राइस वॉर हो गई, हाँ, हाँ, सही है ना। अभी तो हमने दो इंस्टेंसेस देख लिए कि जब डिमांड अच्छी होती है तब भी प्राइस हाँ, वॉर तो आप हुई कह है। रहे हैं देयर इज नो कोरिलेशन। हाँ, देयर इज़ नो कोरिलेशन। और मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, सही है, प्योर इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, जब डिमांड कम है, सही है, तब मैं प्राइसेस एलिवेटेड रखूँगा एज अ इंडस्ट्री। ठीक है ना। अगर लिमिटेड प्लेयर्स हैं, लिमिटेड प्लेयर्स का फ़ायदा क्या होता है कि वो एक टेबल पे बैठ के प्राइस डिसाइड कर सकते हैं सही है। इफ़ दे अग्री विद इट। कम प्लेयर सही है है। इसलिए। कम प्लेयर्स हैं इसलिए। आपने खुद ही हाईलाइट कर दिया यार, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है, फाइनेंस कॉस्ट आएगी, तो ये लोग क्या करेंगे? सही है। ये लोग, इनको करना तो यही चाहिए कि यार यूटिलाइजेशन लेवल्स कम है, मिल बांट के एक प्राइस डिसाइड कर लो और उस पर बेच लो। ठीक है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कैपेसिटी वाले। ठीक है, कि हाँ, कैपेसिटीज़ आई है 9-10 मिलियन टन की। हाँ, 50-52 मिलियन टन पे 10 मिलियन टन नया लग गया है। ठीक है। ठीक है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट जंप इन, इवन इन परसेंटेज टर्म्स 20% हुई है ये। कि इतनी कैपेसिटीज़ आई हैं। क्या हिस्ट्री में भी प्राइस वॉर जब ही हुई है? 2008 में बहुत कैपेसिटीज़ आई थी तो प्राइस वॉर हुई थी। इकॉनमी भी आप कंपेयर कर लो कि स्लो डाउन में थी, तो एक कोरिलेशन बन गया कि इधर इस बार भी आई हैं तो इस बार भी प्राइस वॉर हो जाएगी। ठीक है। एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, डेट लेवल्स वाला कंपेयर टू हाँ, 2008। हाँ, हाँ, एक डिफरेंस या एक कोरिलेशन जिसको हम नलीफाई कर सकते हैं, 2017 में एक प्राइस वॉर हुई थी, चिराट का प्लांट आया था। हाँ, हाँ, सही है। हाँ, 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 उसका साइज़ क्या होगा अंदाज़न? 2 मिलियन आपकी टन। 40-45 मिलियन टन की होगी। हाँ।
उसका छोटा था साइज मैंने था सुना था। 1.3 मिलियन टन। ओके, सही है। तो ये भी कोरिलेशन नहीं है कि कोई ये प्लांट भी आ गया, कैपेसिटी आ ये गई भी तो। कोरिलेशन नहीं है। उस वक्त क्या चीज़ थी, डेट लेवल जो थे ख़त्म हो गए थे, उसने हाँ अपना डेट उतार दिया हाँ था। हाँ हाँ। और फिर एक ईगो इशू कर लें, वो चीज़ आ गई थी। चेराट जो था उसकी कैपेसिटी जो थी 1.05 मिलियन टन की थी, ठीक है। वो उसके ऊपर 1.3 की ले आया था। अच्छा। एक तो पहले वो के अराउंड बेचता था, अचानक से आपकी कैपेसिटी डबल हो जाए और आपको सीमेंट बेचना है, सही है, तो तो आप आपको फिर इधर उधर जाके बेचना इधर पड़ेगा। उधर जाके बेचोगे। हाँ। इधर उधर जाके बेचा तो दूसरों ने बोला कि अब तो हम बेचने नहीं देंगे, इसका डेट आया, हमारा तो डेट नहीं है। तो वो एक प्राइस वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है। वो प्राइस वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ और कैपेसिटीज़ आ गई, कुछ और कैपेसिटीज़ आ गई, तो वो प्राइस वॉर एलोंगेट हो गई, लंबी हो ठीक गई। है, लंबी हो गई वो, कि कैपेसिटीज़ भी आ गई और डेट लेवल्स उस वक्त तक बढ़े नहीं थे इतने, ठीक है। मतलब जगह थी कि आराम से लड़ सको, सही है। अब ये हमें 3-4 पॉइंट्स मिल गए कि इसके अराउंड हम सोच लेते हैं कि अब क्या हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। मेरा व्यू क्या है, सही है। उस वक्त डेट, एक चीज़ तो हमें देख के डेट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। ठीक है। आज के डेट लेवल्स कैसे? आज के डेट लेवल्स बहुत बुरे हैं, 2008 वाला लेवल नहीं है, क्योंकि 2008 से बढ़ना स्टार्ट हुए थे, 2011-12 तक आपका 100% से ऊपर चले गया था, ठीक है। सही है। अभी इतने बुरे नहीं है, 50 पे 40% होंगे, 50% डेट टू इक्विटी की डेट बात टू कर रहा इक्विटी हूँ। मतलब कितना हाँ खुद का हाँ पैसा लगाया और कितना उसके ऊपर उधार लिया। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, ठीक है। सही है। लेकिन क्या गुंजाइश है मेरे पास फर्दर डेट लेने की? वो आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि हाँ यार, बैंक्स तो जब 2008 में उनको कर दिया था, बेल आउट लेकिन कर उसके लिए दिया पहले था। डिफॉल्ट होना पड़ेगा ना, हाँ बेल आउट होने के लिए पहले डिफॉल्ट होना हाँ पड़ेगा। हाँ, और आपको लगता है कि बेल जब। बेल आउट से मेरा मतलब है शॉर्ट टर्म बोरिंग देता जाए बैंक, हाँ, लेकिन कि उसके यार बाद भी तो अच्छा, एक। आपको जैसे हम मुल्क एज अ मुल्क कंट्री करते हैं कि यार पैसे लेके पैसे वापस कर दिए, हाँ। या पैसे लेके इंटरेस्ट उतार दिया, वैसे ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग लेके जो इंटरेस्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग का वो पे कर दिया और वो चलाते गए। एक तो कॉल आपने वो लेनी है, सही है। अब वो कॉल लेने से पहले आपने ये सोचना है कि इंडस्ट्री खुद क्या डिस्कशन कर रही होगी, हाँ। सही है। वो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि पीछे की जो प्राइस वॉर्स होंगी उससे कुछ सीखा होगा इंडस्ट्री ने, सही है। एक तो गुंजाइश नहीं है लड़ने के लिए, सही है, वो बहुत कम है। कि मैं इनफैक्ट मैं देख रहा था, अब दो वेरिएबल्स हैं, सही है, साइकिल्स। अब हमें साइकी उस तरह से समझनी पड़ेगी कि साइकिल क्या होती है इनकी, और ओके। इनके दिमाग में क्या चलता रहा है पीछे। 2008 में प्राइस वॉर हुई, 2008 के बाद डिमांड कम हो गई। उससे पहले के आपके ख्याल से साल कैसे थे? अच्छे थे या बुरे थे? प्री 2008, 2007, अच्छे थे ना, 6, ऑफ 5 कोर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। थे, अच्छे थे। हाँ। आज अगर मैं आज पूछूं, पीछे के 2-3 साल कैसे रहे हैं? बहुत अजीब से। मतलब कोविड के बाद थोड़ा सा थोड़ा संभली बूस्ट चीज़ें, आया, उसके लेकिन बाद एवरेज कर दें तो हाँ फिर हाँ बराबर ही हो जाता है हाँ, सारा। बराबर ही हुए, सही है ना। तो इसको हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, सही है। क्वांटिफाई किस तरह से कर लेते हैं? ये लोग करते ही हैं जो साइकिल रही है, कि आप पहले प्लांट लगाते हो, फॉर एग्जांपल ज़ीरो से स्टार्ट किया, प्लांट लगा लिया, ठीक है। सही है। कैपेसिटीज़ अचानक से ऑनलाइन आ गई, लड़ना स्टार्ट कर दिया, सही है, प्राइस वॉर हो गई। 2 साल आप लड़ते रहे कि मैं बेचूंगा सीमेंट, मैं बेचूंगा एक्सेट्रा, प्राइस कहीं स्टेबल नहीं हो पाई। 2 साल बाद आपने सोचा कि यार काफ़ी लड़ाई हो गई है। 3 साल आपने सही एक स्टेबल प्राइस रखी, कॉस्ट पास ऑन की, अच्छे मार्जिन्स कमाए, और 3 साल आपने पैसे कमाए, ठीक है। ठीक है। 3 साल में आपके पास कैश फ्लो अच्छा हो गया, ठीक है। पैसा जमा हो गया, फिर 80-90% पे यूटिलाइजेशन फिर पे आपने गई। एक और प्लांट लगाया। एक और प्लांट लगाया, हाँ। एक और प्लांट लगाया, तो यूटिलाइजेशन दोबारा से नीचे आ गई। 60-50-70% पे आ गई। आपने कहा कि मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, 3 साल कमाया, गुंजाइश बन गई आपके पास लड़ने के लिए। 2 साल आप फिर लड़े, 3 साल पैसे कमाए, वही साइकिल दोबारा से चला। इस बार डिफरेंट क्या है, सही है, इस बार डिफरेंट ये है, जो साइकिल है वो काफ़ी जल्दी रिपीट हो गई। हाँ। आप 90% वाली यूटिलाइजेशन पे पहुंचे पहुंचा ही ही नहीं। नहीं। हाँ। आपने ड्यू टू टर्फ फाइनेंसिंग, और आपको दिख रहा था कि यार डिमांड तो 20% से बढ़ रही है, सही है ना, आफ्टर कोविड बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी, तो एक वो भी आउटलुक था और चीप फाइनेंसिंग मिल रही थी, तो आपने प्लांट और लगा लिया लाके, सही है। तो इस बार जो पीरियड आया, आपने प्लांट्स लगाए, 2017 से स्टार्ट हुआ, 2019 में अच्छे खासे प्लांट्स आए, ठीक है, कैपेसिटीज़ बढ़ गई इंडस्ट्री की। लेकिन उसके बाद जो है एक लल पीरियड आ गया, सही है, आपकी इकॉनमी हे वायर चली हाँ गई, हाँ। ग्रोथ इतनी अच्छी इलेक्शन के नहीं बाद थी, 20 तक कुछ इलेक्शन भी के नहीं था। बाद
कुछ भी हाँ, नहीं था, हाँ, तो आपकी यूटिलाइजेशन लेवल्स उस हद से नहीं नहीं बढ़ बढ़ पाए। सके। फिर कोविड आ गया। कोविड आ गया, कोविड के बाद ज़्यादा डिमांड आई, फिर ज़्यादा एक डिमांड आने साल के आई। बाद हाँ इंस्टेंट के हम 80-90% पे जाके एक्सपेंड करते, हाँ। और वो 80-90% पे जाते जाते 3 या 4 साल लगते, वो एक ही बार में हमने 20-22% देख के, सस्ता लोन देख के लगा दिया। लगा दिया। तो वो मतलब कि वो लेवल उस तरह से आया ही नहीं। आया ही नहीं कि तो दो मैंने एक्सपेंशन इसेंशियली साथ हो गई। 2 एक्सपेंशन हाँ, एसेंशियली एक साथ। अब इसको क्वांटिफाई करके मैं बता दूं कि सिर्फ 2 कंपनीज़ हैं, बेस्ट वे और लकी, ठीक है, जो मैंने जिन कंपनीज की वर्किंग की थी, उन्होंने अपना कैश फ्लो रिक्यूपरेट किया। रिक्यूपरेट मतलब? रिक्यूपरेट का मतलब कि जो पैसे लगाए थे हम्म। इक्विटी की टर्म्स में, सिर्फ हाँ, इक्विटी, डेट नहीं, ठीक है। सिर्फ इक्विटी। सही है ना, आपने जैसे कहा कि 60-40 50-50 इस तरह से कुछ डेट इक्विटी रेशो जाता है। जो सेट ने या जो कंपनी ने या जो स्पॉन्सर ने या हम ऐसा शेयर होल्डर जो पैसे डाले थे कंपनी ने, उसका सिर्फ 2 कंपनीज ने उतने पैसे कमा लिए, ओके, एक बेस्ट वे एक लकी। ओके, ठीक है, बाकी जितनी भी एक्सपेंशन आई थी ना, उनके जो पैसे लगे थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अच्छा, पहली एक्सपेंशन अच्छा, जो 2017 वाली साइकिल थी, ठीक है ना, वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए। तो पहली मोटिवेशन ये है इनके लिए कि प्राइसेस एलिवेटेड रखें या मार्जिन्स बनाएं या ताकि पैसे बने, एटलीस्ट प्राइस वर नहीं करें, ताकि जो पहले पैसे लगे हुए हैं पिछली साइकिल कम के, से कम वो तो वापस आए। वो तो वापस आए पहले। उसके ऊपर मैं दूसरी एक्सपेंशन लगा चुका हूँ, फिर मैं उस पर फोकस करूँगा कि इसमें जो पैसे लगाए थे वो वापस करूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, इस ये नंबर ऐसे निकाला है इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रहे हैं ना, जब कैपेसिटी ऑनलाइन आई थी पहली, उसके बाद जितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बनाया वो वो इनका है ना इनकी बेसिकली। रिकवरी है। हाँ, सही है, वो इनकी रिकवरी है। वो एक्चुअली सिर्फ उस प्लांट से नहीं है, वो तो पुराने प्लांट पुराने से, प्लान से भी। लेकिन आपने अज्यूम कर लिया उसके बाद कितना पैसा बनाया है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपने डेट रीपेमेंट्स भी नहीं लिए। बिल्कुल सही सही है ना, बात है। डेट रीपेमेंट्स भी नहीं लिए, वो निकाल लोगे तो और कम पैसा बचे। सही है, तो एज अ ओनर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ कंपनी, पहली मोटिवेशन ये है मेरी कि पिछली मेरे पुराने साइकिल्स पैसे में तो तो मैं निकाल लूँ, तो पुराने क्या ज़रूरत है मुझे? हाँ, अगर मुझे नफ़ा हो रहा है, कोयला नीचे आ गया है, डिमांड वैसे ही नहीं बढ़नी है। वैसे ही नहीं ऐसा नहीं है बढ़नी कि इकोनॉमिक्स 101 है कि मैं अगर यहाँ से 1000 रुपए की बोरी 500 में बेचना तो शुरू कर ज़्यादा दूँ बिक तो जाएगी। डिमांड 4 गुना हाँ हो जाएगी, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो फिर बेहतर ये है कि शायद लोगों को ये लगे, बट आपको लगता है कि डिस्कनेक्ट है, मार्केट ये सोच रही है कि शायद प्राइस वॉर हो जाएगी जिसकी वजह से स्टॉक्स इतने नीचे आ गए, और शायद जो रियलिस्टिक फिगर्स हैं या फैक्टर्स हैं उसको देख के ऐसा लगता है ना उनको पुराने पैसे वापस मिले, ना प्राइस कम करके उनको वो आ जाएगा, कोई नफ़ा बन जाएगा, बहुत बड़ी डिमांड आ जाएगी। तो वो लोग शायद जितना भी कोयला नीचे आ रहा है या डिमांड जो भी जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पास थ्रू, पॉजिटिव इम्पैक्ट पास थ्रू ना करें प्राइसेस के अंदर, और अभी नफ़ा कमाने का टाइम है, और मार्केट एक डिस्कनेक्ट के अंदर है, राइट यार? एक चीज़ और है कि जो नई कैपेसिटीज़ आई है ना, कंपनीज को तो इक्विटी रेस करनी है। सही है, ठीक है ना, जैसे चिराट है, कोहाट है, कुछ पैसे जमा करने हैं उस नया प्लांट लगाने के लिए। सही है। तो वो कंपनीज टेबल पे बैठेंगी तो उनकी मोटिवेशन ये होगी कि भाई ये पैसे बना लो जितने भी बन रहे हैं। सही है ना, क्योंकि क्योंकि हमें आगे तो की प्लांट डिमांड का लगाना वैसे ही है। कुछ नहीं पता है कि हाँ, डिमांड 2 साल बाद आनी है, 4 साल बाद आनी है, 5 साल बाद आनी है। उस पर एग्जैक्टली। भी हम बाय द वे बात करेंगे, हाँ, एंड में वो बात बिल्कुल करेंगे। बात करना है मुझे, उस और पर बहुत एग्जैक्टली ज़रूरी है। मुझे वो पैसे जमा करने हैं, तो मैं जितना मैक्सिमम पैसे जमा कर सकता हूँ मैं करूँ, ताकि मैं नया प्लांट लगाऊँ। दूसरों ने प्लांट लगा लिया, उनकी डेट रीपेमेंट्स बढ़ गई हैं। हाँ, सही है, नया डेट ले लिया है, वो उतारने के लिए और पैसा चाहिए। तो एज एन इंडस्ट्री मैं एक तो पीछे की लर्निंग्स हैं कि फ़ायदा होता नहीं है। सही है, दूसरी मोटिवेशन लेवल जो है ना इन फ्रंट पे कि यार पीछे की इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है, डेट रीपेमेंट्स खड़ी हुई हैं, उसके पैसे निकालने हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ पैसा बचेगा। तो वो मोटिवेशंस काफ़ी हाई हैं। और ये इंडस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 50% से ऊपर कैपेसिटी इसके पास है। हाँ, अगर लकी और बेस्ट वे लड़ना भी चाहें, ठीक है, तो बाकी इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाएगी। ओके। सही है, वो देखना है कि वो कितना पुश करते हैं, बेस्ट वे कितना पुश करता है। मतलब कि इट्स मेरे नॉट पास एज तो क्लियर, इट्स नॉट एज क्लियर, बट इट लुक्स लाइक कि शायद लड़ने का फ़ायदा ना हो, तो जो लड़ने का जो शायद मार्केट जो सोच और रही है। हिस्ट्री भी ये कहती है कि लड़ने का फ़ायदा नहीं होता। और ये सिचुएशन जो है, ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। पिछली प्राइस वॉर्स को कोई कोट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि पैसे कमा चुके थे, डेट लेवल्स कम थे। सही है ना, डेट लेवल्स कम थे, पीछे की इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई थी, फिर प्राइस वॉर हुई थी। प्राइस वॉर इस बार होती है तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि भाई इस लेवल पे भी हो सकती है प्राइस वॉर। ओके, सही है ना। ओके, और हमने यूटिलाइजेशन से लोग लिंक करते हैं ना, हाँ, वी हैव सीन आफ्टर 2011 यूटिलाइजेशन लेवल ऐसी थे 50-55%। उसके बाद भी प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, अपवर्ड ट्रेंडिंग प्राइसेस थी। सही है ना, उस वक्त तो नहीं लड़ रहे थे, लड़ना तो फिर उस वक्त भी चाहिए था। तो हमें सिर्फ उस वक्त गुंजाइश नहीं थी। तो सवाल में नहीं है कि
मोटिवेशन और गुंजाइश कितनी है लड़ने की। हाँ तो true। इस वजह से अब आपने किसी के दिमाग में घुस के कोई पागल हो गया कि यार नहीं मैं तो प्राइस वॉर करूँगा, मैं तो इन सबको वो आउट तो कर फिर दूंगा, तो मतलब अब मैं इंसेनिटी प्राइस इन नहीं कर सकता हाँ हाँ हाँ। अपनी अजम्पशंस के अंदर। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन उस रिस्क की बट प्रोबेबिलिटी कितनी जो है, प्रोबेबिलिटी है? हाँ हाँ ये जो हमने बातें डिस्कस की कि बैंक फाइनेंसिंग देगा नहीं देगा, कोई ऐसा सोचेगा नहीं सोचेगा, डेट लेवल्स कैसे हैं, पैसे रिक्यूपरेट हो गए नहीं हो गए हैं, आगे की डेट रीपेमेंट्स कैसी हैं, तो वो चीज़ें हाईलाइट करती हैं कि प्राइस वॉर नहीं होनी चाहिए। सही है, अनटिल एंड अनलेस आप मुझे ये व्यू दे दो कि यार ये तो 30% 20% पे ऑपरेट करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है ना, फिर जो तो कभी नहीं कोई, हुआ है। जो कभी नहीं हुआ है, दीज आर द लोएस्ट लेवल्स ऑफ यूटिलाइजेशन, जो कि कभी नहीं हुआ है, तो ऐसे लेवल्स आ जाएंगे फिर तो। बस मैं यहाँ पे फिर रुकता हूँ, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा जो आखिरी में जब पूछना था मुझे यहीं पूछ लेता हूँ सवाल। ओके। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ग्रोथ का बहुत डिफरेंट होगा। पहले क्या होता था कि बैंक्स की तरह क्रेडिट कार्ड बटे हुए थे हमारे पास, एक बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद होता था तो हम दूसरे बैंक के पास चले जाते थे, फिर थोड़ा पैसा कमाते थे। पैसा तो खैर कमाते ही नहीं थे, पैसा कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होता है, वो तो कमाते ही नहीं थे हम लोग, और हम बस उधार ले लेके चला करते थे। और कोई भी नई गवर्नमेंट आती थी उसका पहला टारगेट ये होता था कि पहले 1-2 साल कंसोलिडेट करें और उसके बाद आखिरी 3 साल दबा के पैसे छापेंगे, बाहर से उधार लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नई गवर्नमेंट निपटे, यही होता था। इस बार ऐसा लगता है कि ये जो सारे उधार जो बाहर से आने की जगहें थी ना वो सब बंद हो गई हैं। कुछ दुनिया में चेंजेस हुई हैं, कुछ पाकिस्तान में चेंजेस हुई हैं, हम लोगों ने औकात से ज़्यादा डेट ले लिया है। इस बार ऐसा लगता है चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। तो क्या ये 30% वाली रियलिटी नहीं हो जाएगी? अच्छा, हाँ इस पे मैं आपको एक ब्रॉड बेस व्यू देता हूँ। सही है, अब हमारी ट्रेजेक्ट्री कैसी रही है आपके ख्याल से, जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ मैं, ये ना कि हम या ऐसे आए हैं बिल्कुल ही स्टेडीली नीचे आए हैं, या फिर जो लास्ट ईयर हमारी ट्रेजेक्ट्री थी या 2 साल पहले जो ट्रेजेक्ट्री थी एब्रप्टली नीचे आए हैं। आपका क्या किस ख्याल चीज़ है? में ग्रोथ का मतलब? मतलब कंट्री की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं, प्रोडक्ट की सेल्स, मतलब एक बेस सेल्स भी होती है ना, ठीक है, हाँ, कि भाई इतनी तो तो सस्टेन आप अभी करने के सीमेंट की लिए। बात कर रहे हैं? से मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ओके। कि गाड़ियों की ये सेल्स बहुत है तेज़ी से यूनिट, नीचे आएंगे, एकदम से बहुत गाड़ियाँ तेजियों बंद हो से गई हैं। नीचे आएंगे। हाँ एग्जैक्टली हाँ आप चीज़ों को देखोगे ना तो बहुत एब्रप्टली चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं। सही है ना, ये पॉइंट तो मैं तब कहूँ जब बड़ा स्टेडीली डिक्लाइन हो रहा है ना, मैं बोलूँ कि यार ये तो आज 20% 10% गिरी है सीमेंट की डिमांड। सही है, सीमेंट पिछले साल फ्लैट था सेल्स, अभी 10-12% गिर रहा है। सही है, 15% गिर जाए, अब आप कह रहे हो ये 15% का डिक्लाइन हर साल आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी इकॉनमी में ऑलरेडी इतना स्लो डाउन आ चुका है। जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ कितनी 1.5 लाख बेचोगे आप इस साल? हम्म। सही है, 1.5 लाख लास्ट टाइम कब बेची थी हमने? 9 में, अंदाज़न 9 में, 10 में, 2014 में, 14 में। 2014-15 में। सही है, तो आप अगर तो उसको एकदम से लोगों ने अपने हाथ रोक लिए हाँ हैं उसको इंस्टेंट के प्रॉक्सी टेक्निकली। बनाओ तो आप तो 7 साल पीछे ऑलरेडी बैठे लेकिन हो। एक सवाल है मेरा, ये जो जनरल डिमांड की हम बात कर रहे हैं, बेस डिमांड, वो बेस डिमांड किसी इकोनॉमी से निकली है ना, एक साइज ऑफ द इकोनॉमी था ना। अब मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैंने एकदम से हाथ रोक लिया और अपनी गाड़ी नहीं खरीदी, ठीक है, बट हमेशा मुझे पता है कि यार अभी हालात सही हो जाएंगे, आईएमएफ में चले जाएंगे, फिर बेहतर हो जाएगा, क्या क्या करना है, तो ग्रोथ तो इसी तरह होनी है। इस बार आईएमएफ में होने के बावजूद भी अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हमारा इंपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाते हैं जिस तरह से, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाला बहुत मुश्किल है, वो तो टाइम लगेगा ना, तो नहीं बढ़ा पाते हैं और इंटरेस्ट रेट फिर ऊपर ही रहते हैं, डिमांड फिर कम रहती है, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेंशन ऑनलाइन आई हैं वो और भी तो नीचे जा सकती है ना। बेस मतलब कि इस तरह सोचें, 10 साल पहले मेरे लिए बिल्डिंग खड़ी करना लॉजिक था, अब मेरे लिए बिल्डिंग खड़ी करना लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले 1 साल में फ्लैट सारे बिक जाते थे। इस बार इनकम ग्रोथ इतनी स्लो होगी कि बिकते बिकते 5 साल लगेंगे, मेरा आरओई खत्म हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि अगर सिस्टमैटिकली इकोनॉमी चेंज हो गई तो बहुत चीजें फर्क हो जाएंगी? मतलब गाड़ियां 1.5 लाख भी बेस का नंबर बड़ा हो जाए, शायद पाकिस्तान के लिए 50,000 गाड़ियां भी बहुत है अगर इंपोर्ट ड्यूटी इस तरह की लगी रह गई तो। व्हाट डू यू थिंक? या रुपया अगर 350 रुपए का हो जाता है, आई डोंट नो, हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, तो शायद 25 लाख रुपए की गाड़ी जब 50 लाख रुपए की हो जाए तो वाकई में कोई ना ले सके। अभी तो हाथ लगाया ना रुको ने, वाकई में कोई ना ले सके तो सीमेंट में भी 20-30% भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ अच्छा, इसमें एग्जैक्ट किस तरह से होगा वो तो किसी का भी फ्लूक हो सकता है ना, सही है। कि भाई ये ऐसा हो, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आप 2000 में जिस लेवल पे थे उस लेवल पे पहुंच जाओ। इसका मतलब तो आपका जीडीपी 150 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर का हो जाएगा, ऐसी है ना, या फिर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहीं और से आ रहा होगा।
अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे होंगे तो एक्सपोर्ट से आ रहा होगा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रादर देन फ्रॉम सेल ऑफ कार्स, सही है, या सर्विसेज सेक्टर के बजाय इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा होगा, या हम कॉटन ज़्यादा उगा रहे होंगे या वीट ज़्यादा उगा रहे होंगे, कहीं से तो आ मतलब रहा आप होगा। कह रहे हो ग्रोथ रुक सकती है, शायद इकोनॉमी श्रिंक ना हो। इकॉनमी श्रिंक भी हो सकती है, लेकिन वो किस लेवल तक श्रिंक होगी। आप ये कह रहे हो ना यार, ये 10% का डिक्लाइन जो है ये कंटिन्यूसली चलेगा फॉर द लास्ट 5 ईयर, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ठीक है ना। पर मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सब सिक्लिकल है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने कहा एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे, ठीक सही है। है, हम ट्रेडिंग इकॉनमी बन चुके हैं, उसको साइड पे करेंगे, हम एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे स्लोली एंड स्टेडीली इस बेस से, सही है। इस साल की जितनी भी 27 अरब 2829 अरब एक्सपोर्ट होंगी, हम कोशिश करेंगे इसको 5%, 2%, 3% बढ़ाते जाएं, ठीक है। ठीक है, अब वो बढ़ती जाएगी, सही है, इम्पोर्ट कर्टेल होती जाएगी, सही है। आपका नेट जो है उधर ही, मतलब ट्रेडर लूज़ कर रहा होगा, एक्सपोर्टर गेन कर रहा होगा, सही है। सही है। पहले जो घर इम्पोर्टर बना रहा था, सही है, जो बोल्टन मार्केट में बैठा हुआ है, वो कुछ भी आइटम बेच रहा है, चाइना से इम्पोर्ट करके सामान बेच रहा है, उसकी इनकम श्रिंक हो गई। हाँ, जो फ्रीलांस काम कर रहा है आईटी में, उसकी इनकम सॉफ्टवेयर बढ़ हाउस, गई। उसकी इनकम बढ़ गई। उसकी इनकम बढ़ गई तो पहले ट्रेडर घर बना रहा था, ट्रेडर फ्रीलांसर घर गाड़ी ले रहा बनाएगा। था, फ्रीलांसर घर बनाएगा, सही है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता रहेगा तो आपके जो जीडीपी साइज़ है वो सिग्निफिकेंटली श्रिंक हो जाएगा। मतलब कोई भी पैसे नहीं बना रहा ना फिर तो, हाँ, ये मतलब हो गया, सही है ना। एक्सपोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट आपने वैसी रोकी हुई है। एक और पॉइंट इसमें ये आ जाता है, रेमिटेंसेस। आपके बंदे अभी कितने, ब्यूरो ऑफ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का वो आया था ना, डाटा आया था, न्यूज़ में भी चल रहा था, 7-7.5 लाख लोग इस साल बाहर बाहर गए। गए, हाँ 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 हाँ, हाँ। तो वो लोग बाहर जा रहे हैं तो वो रेमिटेंस भी भेज रहे हैं ना। हमारी इंडस्ट्री में ही देख लें, इतने लोग मिडल ईस्ट चले गए, हाँ, तो वो रेमिटेंस भेजेंगे। रेमिटेंस भेजेंगे तो जिसके घर में रेमिटेंस आ रही है वो प्लॉट वो लेगा, इसेंशियली घर बड़ा होगा, बनाएगा, हाँ। वो गाड़ी लेगा जाके, वो एक्सपेंस आउट करेगा, सही है ना। तो एक बेस लेवल पे तो ऑपरेट करेगी हमेशा इकॉनमी, वरना ऐसा हो जाएगा तो जीडीपी का ओवरऑल साइज ही श्रिंक होता रहेगा। आज आप 350 अरब, 370 अरब डॉलर की हाँ, जीडीपी साइज़ है, कोई भी पैसे नहीं बना रहा, तो फिर तो ये श्रिंक होते होते 100 पे आ 200 जाएगी। 100 ऐसे चले जाएगा अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा। तो एक बेस और डिमांड हमेशा रहेगी, कोई पैसा कमाएगा वो घर बना लेगा। अब वो बेस पे आप कह सकते हो कि यार इधर से 40% नीचे जाएगी ना, फिर बेस सेट होगी, उसके बाद ग्रोथ होगी। उस पर हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो बेस है क्या, वो किसी को भी नहीं पता किधर जाके रुकेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाकी डाटा देख के लग रहा है कि सिग्निफिकेंट श्रिंकेज आ गई है चीज़ों के अंदर, और इधर से रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो बढ़ रहे हैं, वो इकॉनमी में फ्लो होंगे अल्टीमेटली। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप ये कहो कि जो एक्सपोर्ट के पैसे आ रहे हैं, जो एक्सपोर्टर इधर पैसे ला रहा है वो बाहर ही पार्क कर देगा, रेमिटेंसेस आना बंद हो जाएंगी, या रेमिटेंसेस जो आ रही हैं उधर से आप कोई बाहर प्रॉपर्टी लोगे, यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं लोगे, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तब तो आपका जीडीपी साइज सिग्निफिकेंटली श्रिंक कर सकता है, वरना तो हल्की फुल्की श्रिंकेज आएगी, उसके बाद आप दोबारा से। ओके ओके, सो वी हैव कवर्ड प्राइसिंग जो आपको। मतलब इसमें अच्छा, मैं एक पॉइंट और आ गया, ओके, जो आपने बात की, सही है। 2008 में भी सब डूम्सडे लग रहा था ना, हाँ 2008 में या 9 में नेगेटिव सीमेंट डिमांड की ग्रोथ थी, उसके बाद तो पॉजिटिव थी। यार, लेकिन हम तो उधार उधर ले रहे भी- थे ना। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा भी तो टाइम हो सकता है जहाँ पे ग्रोथ ही खत्म हो जाए, जीडीपी का साइज शायद यही रहे, ग्रोथ अगर 1-1% की चलती रहे तो फिर क्या होगा। अगर जीडीपी वो आपने मुझे लगता है बता दिया कि यार वो बेस तो वहीं रहेगा, कोई और कमा रहा होगा उस 1% ग्रोथ में या 0% ग्रोथ के अंदर, कोई और कमा रहा होगा। बट फिर आपका लेकिन कैट उस ज़ीरो हो बंदे गया, की। कैट पॉजिटिव हो गया, सही है, तो हाँ जीडीपी साइज कहीं श्रिंकेज आनी चाहिए, हाँ, लेकिन वो एक बेस सेट हो जाएगी यार, इस लेवल पे हो गया। और बहुत ज़्यादा श्रिंक होगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं श्रिंक हो सकता, हाँ वरना तो आप बहुत ही पीछे हाँ, चले मतलब जाओगे ना लेकिन फिर हमें तो। सिर्फ ये नहीं पता है कि वो जो फ्रीलांसर है उसकी यूनिकनेस क्या है। मतलब हमें ये तो पता है जो बोल्टन मार्केट में बैठा है उसके लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घर पे घर खरीदता है और वो फिर रीसेल करके बेचता है। लेकिन अगर फ्रीलांस है उसके लिए भी घर इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम के साथ ही पता चलेगा कि उसकी क्या डिमांड थी और उसने क्या गाड़ी खरीदनी थी उसने पहले, या उसने घर खरीदना था, फ्लैट खरीदना था, ऑफिस बनाना था, क्या करना था। बट आपको लगता है कि अगर एकदम से डिमांड एकदम से रुक जाए तो इसका मतलब कि दिस इज़ अ टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो मैं इसको क्वान्टिफाई भी कर लेता हूँ ना,
30-35 मिलियन टन की आपकी नॉर्थ में सेल है अगर, और 60-62 मिलियन की कैपेसिटी है, ठीक है ना, लोकल लेवल पे। अगर हम कहें कि 10% से उड़ जाएगी डिमांड, मतलब 3-3.5 मिलियन डिमांड कम होगी, तो 3-3.5 मिलियन बनता है, तकरीबन 5% बन गया हाँ आपकी कैपेसिटी का। हाँ सही है, तो आप अभी 55 पे हो तो 50 पे आ जाओगे, मतलब आपको 30 के लिए जाने के लिए 50% से ऊपर डिमांड उड़ानी पड़ेगी। हाँ सही है, तो हम इतनी 30% की जब बात करते हैं कि 30% यूटिलाइजेशन हो जाएगी इंडस्ट्री की, तो हम 50% डिमांड कम होने की बात कर रहे हैं। आधी हो सही है, जाएगी मतलब। आधी हो जाएगी, ये मतलब हो गया। या फिर हम इस तरह से देख लेंगे आगे जाके, अगर सारी कैपेसिटीज़ आ जाती हैं 4-5 साल में, तो जो कि नहीं नहीं नहीं, फिर आएंगी वो अभी। नहीं आएंगी ना, क्योंकि फिर वो हाँ, जब नहीं अगर आएंगी। डिमांड अगर 30% पे यूटिलाइजेशन में पहुंच गया तो हम्म, जिसकी एलसी नहीं खुली है वो रोक देगा ना, वो थोड़ी हाँ, बोलेगा कि मंगा लो। मतलब एक चीज़ तो मुझे इतनी समझ में आती है कि डॉलर को देख के लोग मतलब जल्दी जल्दी एक्सपेंशन हाँ। करते थे। बट अगर वो, क्योंकि नज़र आता था कि यार डॉलर डिप्रिसिएशन कहीं ना कहीं रुकेगी और फिर नफ़ा बनेगा। हम्म, लेकिन अगर नफ़ा ही नहीं बन रहा है और पुराने प्लांटों में पैसे नहीं बन रहे हैं आपके, मतलब के, और तो फिर कोई क्या ज़रूरत है किसी को इतना हम्म, बड़ा। हम्म, डॉलर फिर इररेलेवेंट हो जाता है ना हम्म, फिर आपके लिए कि डॉलर जल्दी लगा लो हम्म, ताकि सस्ते डॉलर में पड़ जाए। हम्म, भाई भी डॉलर डिप्रिसिएशन रुक जाएगी, डिमांड की ऐसी की तैसी हो गई होगी ऐसी है। आपकी। हम्म, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सो प्राइसिंग पे यू थिंक कि शायद मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है और देखना पड़ेगा आगे जाके, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्राइसिंग ना टूटे जितना मार्केट ने स्टॉक प्राइसेस को बिल्ट इन कर लिया है। दूसरा, डिमांड टूट सकती है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग की 50% आधी हो जाए डिमांड। हम शायद हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड को भी देख के लगता है कि हम ऊपर जाते हैं और फिर ग्रोथ कभी कभी रुकती है और फिर कभी कभी थोड़ा नीचे आता है, तो चलो एडजस्टमेंट भी हो गई। हम 50 पे पहुंच गए, 50 पे नहीं पहुंचे तो 45 पे पहुंच गए, राइट। ओवरऑल एब्सोल्यूट नफा कम होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सीमेंटें तबाह हो जाएं, क्योंकि जो कोयला नीचे आया है वो सब इनके पास ही है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हमने बात कर ली। इसलिए तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, ये तो अच्छा, नफे की बात की ना हमने। एक इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो जाता है, सही है ना। मेपल लीफ 2 रुपये का भी था, उधर से फिर 30 का हुआ लेकिन 2 रुपए 2015 से। होते होते भी तो बहुत टाइम था ना भाई, हाँ, इकोनॉमी फटी 2009 में, लो बने 2012 में। हाँ, बहुत टाइम लगा था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ था कि इकोनॉमी आज फटी और आज तो साथ साथ ही हो रहा है ना। हाँ, इकोनॉमी साथ साथ दिख रही है आपको फटते हुए और वहां पे आपके सीमेंट नीचे आ रहे हैं। और मार्केट है ना, कभी किसी को टाइम नहीं देती, हम्म, किसी को मौका नहीं देती कि सर आप पहले निकल जाएं, फिर एक काम करते हैं हम जरा गिरा देंगे। वो चीज़ें निकलती रहती हैं, राइट। तो ये तो हम मान गया। जिस चीज़ पे मैं इस वक्त आने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कोशिश कर रहा था कि प्राइसिंग और हमने उसकी तो बात कर ली है। तीसरी चीज़ होती है री रेटिंग। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेपल लीफ में, ओके, मैक्सिमम क्या हुआ, 5 रुपए का नफा 10 हो गया, हम्म, राइट। बट स्टॉक 50 रुपए का 250 रुपए हो गया। हम्म, कोई भी हो सकता है, मतलब स्टॉक्स बढ़ा 5 टाइम, नफा बढ़ा डबल, ठीक है। वो री रेटिंग में सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं और सीमेंट में लोग आते ही री रेटिंग की वजह से, जहां से हमने शुरू किया था कि 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। हम्म। वो री रेटिंग का आइडियल टाइम क्या होता है, कब होती है री रेटिंग? टाइम तो हम किसी चीज़ को भी नहीं कर सकते कि मतलब मैं बॉटम पिक नहीं कर सकता कि भाई नीचे कितना जाएगा और ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है एग्जूबरेंस में इरेशनल होती हैं, नीचे की साइड भी इरेशनैलिटी होती है, सही है ना। ये जो ईवी पर हम 20-20 डॉलर की बात कर रहे हैं, ये 2016-17 में $140 पे चले गए थे, हाँ, सही है ना। उस प्रीमियम होता था। प्रीमियम होता था, हाँ, प्लांट लग रहा है $80 का, स्टॉक्स चल रहे हैं आपके 150 के। स्टॉक्स चल रहे हैं 150 के। हाँ, तो उस वक्त भी समझ नहीं आता था कि उस साइड पे ऐसी तेज़ी हो रही है, मंदी हो रही है, तो ऐसी मंदी, इसलिए पैसे, वो जो 10 टाइम्स पैसे बनते हैं इसी वजह से बनते हैं, सही है कि मतलब कि नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे ना। नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे, सही बात है। ऊपर से ऊपर थोड़ी तो जा सकते ना। तो तो सवाल, वो हाँ, सवाल मेरा ये था कि कब वो टाइम कर सकता हूँ मैं, वो तो अपने को नहीं कर सकता, बट व्हाट इज द आइडियल टाइम जब ये होता है? वो क्या चीज़ें सब इन प्लेस होती हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स में से कुछ अभी नजर आता है आपको रिसेंट इन कमिंग फ्यूचर में? अच्छा, एक इंग्रेडिएंट तो ये होता है कि कॉस्ट नीचे आ रही हो, ठीक है। जनरली बोला जाता है कि एक प्राइसिंग अरेंजमेंट के थ्रू चलता है, ठीक है। जो एक अरेंजमेंट है, इस प्राइस पे बेचेंगे, इतने पैसे बनाएंगे, मतलब सब इतना साथ शेयर। प्राइस बढ़ाते हैं, सब हाँ, साथ हाँ, घटाते हैं, वो वाला हिसाब है, हाँ, ठीक है। हाँ, वो वाला हिसाब है। ठीक है, वो अभी तो है, टिक कर दिया हमने, हाँ, राइट। मैं आई वांट टू रीच टू दैट लेवल के इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए मुझे, फिर मैं टिक करके सोचूं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो प्राइसिंग कंसेंसस तो अभी लगता है कि हाँ, है, ठीक अभी है। उसी लेवल पे रह रही है प्राइसिंग, और जिस तरह से हमने प्राइस वॉर के बारे में बात की कि होगी या नहीं होगी, वो भी लगता है नहीं उससे भी होगी, लग राइट। रहा है कि नहीं होगी। मतलब मुझे लगता है कि नहीं होगी। मैंने पॉइंटर्स बना दिए, तुम्हारे काउंटर्स आ गए, उसको मैंने जो काउंटर कर सकता था वो कर लिया, तो नहीं लगता कि ऐसे होगा। अच्छा, ये प्राइसिंग अरेंजमेंट का भी लोग कहते हैं, ठीक है, कि इस तरह से होता है, पर आप हिस्ट्री देखें ना,
थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो हिस्ट्री में पिछले 22-23 साल में एवरेज इंक्रीज़ क्या होगा, कैगर क्या होगा सीमेंट प्राइस इंक्रीज़ का? हम ये कह रहे हैं ना, मतलब प्राइस पे कितना एक इंक्रीज आता है? प्राइसिंग अरेंजमेंट है, तो फिर तो बहुत पैसे कमाते होंगे। प्राइस अपनी मर्ज़ी से उठ के बढ़ा दी, बेचना है, लेना है बहुत लोन ज़्यादा नहीं लेना है। होगा, आई थिंक 3-4-5% होगा, नहीं कितना? 5% के 5% ही अराउंड है है। ना, हाँ। तो ये इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा हाँ, रहेगी। इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही है। तो ऐसा प्राइसिंग अरेंजमेंट तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि वो भी इन्फ्लेशन से कमाते कम ही। रहे, हाँ, हाँ, प्लांट और भी ये चलता रहे, ये नहीं हो कि और ये भी बंद हो जाए, इंपोर्ट करना पड़ जाए। हम्म, ये भी। और हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो पैसे बनाते हैं ये जिस साइकिल में, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अपनी मर्ज़ी से प्राइस बढ़ा दें। एफिशिएंट भी है ये कंपेयर टू योर अदर इंडस्ट्रीज़। हम तो यही बात करते हैं ना कि रेंट सी हाँ, करें, हाँ। वो रिस्क भी इसमें कम है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। तो मैं एज एन इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज़ को भी जब कंपेयर करूँ, इसके बाद तो उस पर बात करते हैं, तब भी मैं ये देखूंगा कि ये मतलब रिस्क वो वाले कितने हैं। जैसे फर्टिलाइज़र की गैस प्राइसेस बढ़ गई, सही तो है, पूरा पूरा ओवर हैंगिंग रिस्क है सिस्टम ही मेरा खराब हो गया। इन्वेस्टमेंट केस। वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगी हुई हैं फ्लैट स्टील पे, वो ख़त्म हो गई, सही है। इस टाइप की चीज़ें रिफाइनरीज में, इस टाइप की चीज़ें, ओएमसी मार्जिन फिक्स हुए हैं, सही है ना। तो हर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जिस वजह से वो सेक्टर अच्छे पैसे बनाता है या फिर फंसता है, जो भी है। इसमें सबसे कम है मेरे ख्याल से, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए प्राइस तो अच्छी मिल ही रही है। वो वाला एंगल जो है ना, टॉप डाउन वाला एंगल, के मैं हर इंडस्ट्री को देख रहा हूँ और उसके डायनामिक्स देख रहा हूँ कि आगे तो जाके क्या, उसमें बहुत अच्छी जगह पे उसमें बनती है, बहुत अच्छी जगह पे बहुत बनेगी। एफिशिएंट बनती है। बट हाँ मैं उस जगह पे आना चाहता हूँ कि भाई हाँ, वो एक तो कब ये हो लगेगा गया रीरेटिंग, कि वो रीरेटिंग कॉस्ट, कब एक होगी? तो कॉस्ट कम हो, ठीक ठीक है, है। कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही प्राइसिंग, है, और कॉस्ट कम होने का फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट सिंस बढ़ता है ना। प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि प्राइस उस तरह से कमेंसरेट नहीं करती, नीचे नहीं ठीक आती, है। सही है ना। या तो मेरी कॉल ये है कि प्राइस शायद नीचे आ जाए, लेकिन उस क्वांटम से नीचे ना आए, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे मार्जिन हैं। एक्सपेंड हो जाए। ओके। क्योंकि एक, जैसे खुद ही बताया कि यार 600 से 1000 चली गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो को रिलेशन होगा हाँ, प्राइस और डिमांड का, हाँ। कुछ को रिलेशन तो होगा। तो अगर मुझे लगेगा यार मैं थोड़ी सी इम्प्रूव कर सकता हूँ डिमांड बाय ब्रिंगिंग इट टू 50 रुपये नीचे, 100 रुपये नीचे, और मेरे पास वो जगह बन गई है कि मार्जिन भी एक्सपेंड कर सकूँ, तो मैं कर लूँगा वो चीज़। नहीं, सही है, तो मैं समझ गया। अच्छा, फिर उसके इसलिए बाद कॉस्ट हो गई। डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? डिमांड डिमांड आती है तब री हाँ रेटिंग होती है, या हाँ, डिमांड जब घट रही होती तब री रेटिंग होती है? डिमांड जब आती है तब री रेटिंग होती है। डिमांड भी नहीं कहूँगा मैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सही है ना। जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, इकोनॉमिक या स्कोर आउटलुक अच्छा कार्ड होता है आउटलुक अच्छा होता है, कि आगे जाके या डिमांड बढ़ सकती है? आउटलुक अच्छा होता है, या इकॉनमी थोड़ी सी ट्रफ से ऊपर की तरफ जा रही होती है एक्सपेंशनरी मोड में, तब जनरली अच्छा चलते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है, यूटिलाइजेशन अच्छी बन रही होती है, पैसे अच्छे बना रहे होते हैं। तो पी रेटिंग, जो मार्केट की जिस तरह से पी रेटिंग होती है, सिंस सीमेंट वाली मल्टीपल में होती है, मल्टीपल्स में मतलब हो वो जाती है। मार्केट अगर मतलब 4 से 5 होगी तो सीमेंट वाले शायद 4 से 8 भी हो जाए। जैसे हमने अभी बात की कि एक्सूबरेंस उस पीरियड में बहुत बढ़ जाता है, कि $80 वाली चीज़ $100, अगर मैं, 140 की ठीक है, बिक मैं रही। समझ गया, मैं मतलब अब जो तुम्हारी बात से मुझे समझ में आया कि अभी तो री रेटिंग नहीं हो रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं आइडियल केस के अंदर, आई नो इकोनॉमिक्स को किसी का नहीं पता है, कितना टाइम लगता है री रेटिंग होते हुए? ये सेक्टर की डायनामिक्स फिर चेंज होते हुए कितना टाइम लगता है मुझे कि हम लगता है डिमांड कि की तरफ जाना शुरू हो जाए? अभी तो हम डिक्लाइन पे है ना। एक बेस के बाद, सही है, वो डिमांड बहुत अच्छी नहीं होगी कि यार 20% की ग्रोथ आने लगी। स्ट्रक्चरली तो हमें सबको पता है कि काफ़ी वीकनेसेस हैं, और जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो हर साल आपके सर पे खड़ी हुई होंगी कि रोल ओवर्स कराने हैं। तो आप उस तरह से एक्सपेंशनरी पैडल प्रेस नहीं कर सकते कि यार हाँ, वो हिस्ट्री में जिस तरह होता है कि यार इंटरेस्ट रेट काट दो, इंसेंटिव्स दे दो, ड्यूटीज़ कम कर दो, उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। पर एक बेस सेट हो जाएगी तो आई थिंक 3 मंथ्स 6 मंथ्स डाउन द लाइन, इस साल के बाद बेस सेट होने के बाद ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। उस ग्रोथ को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं वो, लेकिन वो री रेटिंग वाली जो ग्रोथ नहीं होगी हिस्ट्री ना। है ना, जो मैंने, वैसे तो एक रेग्रेशन को चलता नहीं है आपके, सिंस डाटा बड़ा कम होता है पाकिस्तान में आपके चीज़ों के बारे में, और हर साल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हाँ, क्योंकि आइसोलेशन में आप उस तरह से फिर एनालाइज नहीं कर सकते। पर जनरली 4% से ऊपर जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रही है, तो वो तो तो नहीं हो रही ना अब। हाँ, अब वो तो नहीं हो वो रही। मुझे लगता है अगले 3 साल तक नहीं हो रही है। हाँ तो अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच के ले रहा है कि आज मैं मेपल लीफ 20 रुपए का ले लेता हूँ और वो 200 रुपए का हो जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम बाकी है, राइट?
अच्छा, इसमें ये तो हमें हिस्ट्री बता रही है ना कि री हाँ रेटिंग जो होती है जब एक्सपेंशनरी मोड में फुल चले जाते हो आप, लेकिन इसमें ये एंगल भी है कि प्राइसिंग किस लेवल पे आ गई है। सही है। और उधर से एक बेस सेट हो गई। ठीक है, अगर मुझे 5% की भी ग्रोथ दिख रही है सीमेंट्स के अंदर, प्राइस मुझे दिख रही है अपवर्ड ट्रेंडिंग है। सही है, कॉस्ट उधर ही आ गई है, मार्जिन मुझे लग रहा है इस लेवल पे भी रहते हैं, तो ये 3-4 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। सही है। और तो सीमेंट के लिए 3-4 बॉटम्स होते हैं या और भी नीचे आ सकते हैं? मतलब सीमेंट में तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा उल्टा ये भी हो रहा है कि पहले होता ये था कि डिमांड के साथ साथ प्रॉफिट भी घटता था। हम्म इस बार इस क्वार्टर में लोगों को शायद नज़र आए कि प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, प्रॉफिट्स अच्छा आने वाला। क्योंकि सीमेंट की डिमांड बहुत बुरी थी लेकिन प्राइसिंग और जो कोयला नीचे आया उसने कॉम्पनसेट कर दिया उसको। सो टू राउंड इट ऑल अप, ठीक है। तो आपने खुद ही कह दिया कि इस बार जो है ना ये प्रेसिडेंट सेट होगा हाँ ये कि नया होगा। हाँ और ऐसा भी नहीं हो सकता आप पीछे रेयर व्यू में देख के मिरर हाँ में थोड़ी ड्राइविंग कर सकते हैं। हाँ आप हाँ हर बार कुछ ना कुछ नया होता नया है, होता है। इसीलिए आप गैसिंग करते रहते हो। वरना तो ये बहुत अच्छा होता कि यार 20 रुपए में बॉटम रेट इज 20 एंड हायर रेट इज 100 रुपए, और ये आप करते रहते हो पूरी जिंदगी के अंदर। वो इट डजेंट मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो एतजाज, हमने प्राइसिंग पे बात कर ली, हमने डिमांड पे बात कर ली, हमने आउटलुक पे बात कर ली, राइट। मैं अगर तुमसे पूछूं कि नाउ जस्ट टू कंक्लूड इट कि किस तरह से देखना चाहिए, तो क्या हो रहा है अगले अगले एक आध दो साल के अंदर, एक एक करके अगर मैं ट्रिगर्स को फोरकास्ट करने की कोशिश करूं तो क्या लगता है क्या होगा? हम वो रीरेटिंग वाले फेज में आ रहे हैं, अभी हम कंसोलिडेशन फेज के अंदर हैं, अभी हम इंडिसाइसिव फेज के अंदर हैं, कहाँ हैं हम लोग? अच्छा, जो आउटलुक है, सिंस हमने बात की कि भाई इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो चीज़ों को ड्राइव कर रहा होता है, आपकी मार्केट को भी और जो भी सेक्टर्स हैं उसको। तो इकोनॉमिक आउटलुक के टर्म्स में आप एक बेस तो सेट करते जा रहे हो डिमांड के टर्म्स में। ठीक है। सही है ना। लेकिन री रेटिंग वाला एलिमेंट, जब मैं कह रहा हूँ कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी सीमेंट हाँ डिमांड के वो अंदर, लगता नहीं है। वो नहीं लगता। वो लग रहा है कि आपके 2-3 साल, और सिंस इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, तो बीच में तो कुछ पंप अप हो सकती है डिमांड। लेकिन जनरली ये होता है और जब इस बार नई तो गवर हाँ इस बार तो इलेक्शन के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल ही हालात नहीं है वो पंप अप वाले। इस बार तो हम लोग इस बहुत बार बुरे जगह शॉट नहीं हैं। है, इस बार जगह नहीं है। हाँ तो लेकिन उसके बाद और मुश्किल हालात हैं, हाँ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, 1-2 साल चीज़ें टाइट रहेंगी, फिजिकल अकाउंट को सही करना है, इंटरेस्ट रेट खर्चा कम नीचे आए, करना है। खर्चा कम करना है आपने, तो उस तरफ से भी नहीं होगा। और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनरी हो नहीं सकती। उस वक्त गवर्नमेंट की मोटिवेशन भी नहीं होगी, जो चीज़ें करने वाली हैं वो करेगी पहले, फिर इस पर फोकस करेगी लास्ट 2 ईयर्स, जनरली जो पाकिस्तान में होता है। तो री रेटिंग वाला फेज़ उस एंगल से तो कुछ भी नहीं है कि यार इधर से बस मतलब बस ये चीज़ बॉटम ग्रोथ है और ये ग्रोथ। है हाँ और वो है, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं है। हाँ हो सकता है कि शायद और हाँ। नीचे आ जाए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आप कह सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में ये जो आगे के 2 क्वार्टर हैं उसमें वो डिसाइसिव होंगे, उसमें शायद बॉटम्स बन जाए। लेकिन उसके बाद हल्की फुल्की चलते कितना है वो पता नहीं है। हाँ, वो तो मतलब नॉर्मल ग्रोथ आ रही है आपकी 3-4-5% की। सही है, सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आप चल रहे हो, यूटिलाइजेशन लेवल आपके 55-60% पे है। सही है, और वो धीरे धीरे 62-65 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं 3-4 साल में, और प्राइसिंग पे कुछ अफेक्ट नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बढ़ता बढ़ जाएगा। जाएगा। हाँ अभी कॉन्फिडेंस शैटर ये हुआ है कि यार ये तो डिमांड तो सही नहीं लग रही। सही है, कैपेसिटीज़ भी अभी आई हैं, तो 2 महीने देख लेते हैं, 3 महीने देख लेते हैं सही कि किस तरह की होती है। क्योंकि जनरली ये होता था ना कि एक क्रॉस हो जाता था, डिमांड अच्छी होती थी और प्राइसिंग भी अच्छी होती थी, तो री रेटिंग हो जाती थी, हाँ मार्केट भी री रेट हो रही होती थी। हाँ हाँ। सही है, इस बार डिमांड उतनी अच्छी नहीं होगी। सही है, लेकिन अगर इन्वेस्टर को प्राइसिंग के ऊपर हिंट मिल गई कि यार ये प्राइसिंग सही रहेंगी, तो शायद उस एंगल से री रेटिंग हो जाए। ओके सही ओके। है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक मार्केट के मल्टीपल्स भी होते हैं ना। हाँ ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ये 8-9 टाइम पे चले जाए, मार्केट 5 टाइम्स पे रहे। हाँ, तो लेकिन एक चीज़, हम री रेटिंग की बात कर रहे थे अभी। री रेटिंग में सिर्फ मतलब रिटर्न के 3 कंपोनेंट्स हैं ना, अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, पी री रेटिंग। तो पी री रेटिंग नहीं हो, डिविडेंड नहीं आए, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, तब भी मार्केट कैप या स्टॉक प्राइसेस बढ़ती रहेंगी हाँ हाँ हाँ। विदाउट री और नहीं रेटिंग बढ़ टू। रही है तो और सस्ती होती जा रहा है स्टॉक्स, और सस्ता और होता जा सस्ता होता जा रहा है हाँ क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। अनटिल एंड अनलेस अर्निंग्स डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाए, जो कि रिस्क, जो हमने चीज़ें डिस्कस की और जो भी काउंटर्स थे उस पर मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट जो वो मुझे रिलेटिवली कम है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है ना वो ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त थोड़े से इनडिसाइसिवनेस टाइप का चक्कर हो रहा है यहाँ पे, कि प्राइसिंग वाइज ऐसा लगता है कि शायद ना घटे,
डिमांड लगता है घटेगी ही घटेगी, बिकॉज इकोनॉमिक्स से साथ साथ ताल्लुक है। और इस बार पहली बार ऐसा डिस्कनेक्ट हो रहा है कि डिमांड घट रही है लेकिन प्राइसेस इतनी ऊंची हैं कि लंबे नफे बन रहे हैं। तो अगर 2-4 क्वार्टर ऐसे गुजर गए, या 2 क्वार्टर, या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार प्रॉफिट तो नहीं घटने वाला। अब जो भी पी मल्टीपल है वो यही है, और यहीं पे हमें डिसाइड करना है कि हमें ऐसे लेना ही। है या नहीं लेना है। हाँ, बट अगर डिसाइड करना है तो ये सेक्टर वेक्टर की तो बातें समझ में आती हैं। अगर मुझे कंपनीज डिसाइड करनी है तो इन हालात में क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए? तो इसमें सवाल ये सही है कि इन हालात में मैं क्या मोटी मोटी चीज़ें देखूँ। हाँ, सही है, तो मैं रिस्क को भी साथ लेके चलूँगा कि मुझे 20% अगर प्रोबेबिलिटी हमने डिसाइड कर ली, प्राइस वॉर की भी है, ठीक है। सही है, तो मैं वो स्टॉक लूँगा जिसमें रिस्क रिलेटिवली कम है, कम है। कि उसकी अर्निंग्स एट्रेशन कम होगी, तो उसकी स्टॉक प्राइस फॉल अगर सब सही से चला, मतलब डिसीजन मेकिंग फ्रॉम इन्वेस्टर सही हुई, तो कम गिरनी चाहिए उसकी रिलेटिव टू अदर स्टॉक्स। हाँ, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आ जाती है जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, ठीक है। उसकी अर्निंग्स तो कम नाम बताएं, दिखलाएं। फिक्स कॉस्ट किस किस की कम है? फिक्स कॉस्ट से मेरा मतलब क्या है कि डेट, सही हाँ, है, एक तो जिसका डेट कम है। डेप्रिसिएशन होता है वो नॉन कैश चीज़ है। ठीक है, जिसका हाँ, डेट कम है, नंबर जिसका वन। डेट कम है, सबसे पहले इस वक्त ये देखना है कि जिसका डेट कम है उसको, वो उन कंपनीज को देखा जाए, ठीक है। सही है, उसमें नंबर टू, कोहार्ट आ जाता है, जैसे कि कोहार्ट को आप दे सकते हो। सही है, आपने एक हम उस तरह से सही चल रहे हैं कि नंबर 1 डेट हो गया, हाँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन दूसरा क्या कॉम्बिनेशन होगा? सही है, फिर मैं कुछ मैट्रिक्स देख लूँगा। जैसे ईवी पैटर्न हमने देखा, सही है, एक बर्ड्स आई व्यू है कि यार ईवी पैटर्न जिसका सस्ता है वो रिलेटिवली सस्ती होनी चाहिए कंपेयर टू अदर, उसको मैंने कंबाइन कर लिया पीई के साथ। डिविडेंड यील्ड भी उसमें अगर डाल दी, डिविडेंड यील्ड वैसे सीमेंटो में होती नहीं है ना। हाँ उसमें नहीं होती, हाँ। तो हमने पीई देख लिया और ईवी पैटर्न देख लिया, सही है ना, उन दोनों को कंबाइन करके देख लिया वो किस पे आ रहे हैं। तो पहला है इंटरेस्ट कॉस्ट या डेट, दूसरा है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन रिलेटिव मैट्रिक्स, रिलेटिव मैट्रिक्स। रिलेटिव मैट्रिक्स किस तरह के, ठीक है। सही है। और व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न शुड आई बी एक्सपेक्टिंग इन सीमेंट, इन हालात में? वो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि यार कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं होगा, एक आध 2 क्वार्टर्स के बाद हमको क्लैरिटी आएगी कि क्या होना है। क्लैरिटी आएगी पर ट्रेजेक्ट्री सही होगी रिटर्न्स की, ओके, मतलब डबल डिजिट रिटर्न्स तो बन सकते हैं आराम से। ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये मतलब लोगों को वही है रियलिटी, ना कि जिस तरह से हमने बात की कि यार ये मेपल 20 से 40 का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सही है ना, लेकिन बट ये एक्सपेक्ट करना कि मेपल 20 का 200 हो रहा है, ये हाँ ये मुश्किल क्योंकि है। मतलब री रेटिंग तो हमने बिल्कुल ही हटा दी है। हाँ, अगर प्रॉफिट ग्रोथ होगी, और इन कंपनीज की वैसे डिविडेंड्स होते नहीं है, वैसे दीज कंपनीज आर आल्सो बाइंग बैक, ये जैसे लकी ने बाय बैक किया, आई थिंक मेपल लीफ ने Maple बाय ने भी बैक किया किया। था। तो आई थिंक कंपनी खुद भी, मैनेजमेंट खुद भी ये बता रही है कि हमारी चीज़ें इस वक्त बहुत सस्ती हैं, तो इंस्टेड कि मैं एक्सपेंशन करूं, वो ईवी पे जो बात कर रहे थे, मैं अपना ही प्लांट अपना खुद ही खरीद plant लूं, खुद वापस खरीद लेता शेयर हूँ। होल्डिंग बढ़ा हाँ, देता हूं अपनी, ऐसी क्या है, ज़रूरत है मुझे किसी और को ऐसी बाहर है। शेयर हाँ, बांटने की। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्फिडेटिंग फैक्टर। तो एज एन इन्वेस्टर तो मैं फिर 2-3 साल का व्यू लूँ ना, हाँ, 2-3 साल में तो मल्टीपल्स में बढ़ जाने चाहिए। हाँ, और true, बॉटम मैं पिक नहीं कर सकता कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट साइकी कब चेंज होगी, हाँ, सही है। अभी तक तो देखते आ रहे हैं ना लोग कि सीमेंट प्राइसेस उस तरह से गिर नहीं रही, सही है, ऐसी है, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, क्या पता अगले महीने अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाए, ये रोल ओवर्स हो जाए, आईएमएफ प्रोग्राम हो जाए, अचानक से लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, सीमेंट्स बढ़ जाए इधर से 50-50%, सही है ना। मतलब मेपल लीफ अभी था ना 25-26 रुपये का, तो सही है। दोबारा से हो जाए अचानक, तो वो चीज़ तो कोई भी एक इंडिविजुअल पिक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कलेक्टिव लोग हैं ना। हाँ, तो ओवरऑल कलेक्टिव लोग जब मेजॉरिटी की तरफ हो जाएंगे कि नहीं अब चीज़ें सही हैं, तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कलेक्टिव लोग थोड़े से इनडिसाइसिव हैं या नेगेटिव साइड पे हैं, तो उस तरह से रैंप अप नहीं हो रही स्टॉक प्राइसेस, या नीचे आ रही हैं या थोड़ी सी फंस के चल रही हैं, तो वो तो हम पिक ही नहीं कर सकते ना। हम तो एक इन्वेस्टमेंट आउटलुक बना सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, और मतलब 1 महीने का व्यू लेने तो मैं बता ही नहीं सकता हाँ, बिल्कुल सही बात कि है। यार मतलब मेपल 25 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है। तो तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली यू हैव टू हैव टाइम विद यू, और दिस कैन बी वन ऑफ द हाँ, मोस्ट अच्छा सेक्टर हो सकता है अगर आगे जाके देखा जाए, हाँ। बट इन्वेस्टमेंट के एंगल से। और एक एंगल मतलब मैं वैल्यूएशन या इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बता दूं कि इक्विटीज़ आर जनरली कंसिडर्ड इन्फ्लेशन एज। हाँ, आपकी मार्केट ने पिछले 4 साल से जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो नेगेटिव दिया है, ओके, 4 साल है या 3 साल है, तो इन्फ्लेशन जो आई है मतलब 600 से 1000 की बोरी हो गई, सही है, स्टॉक प्राइस नीचे चली गई, सही है ना। तो वो True. इन्फ्लेशन का रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक प्राइसेस में नहीं आया, सही है।
वो इन्फ्लेशन की प्रॉक्सी जनरली सिक्लिकल्स होते हैं। सही है, बैंक्स अपने मतलब रिटर्न इंटरेस्ट रेट्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा ना कि जिस पे उसने स्प्रेड खुद ब खुद ही बढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, खुद इन्फ्लेशन के की पास प्राइसिंग हाँ पावर नहीं होती ना हाँ वो। इन्फ्लेशन की प्रॉक्सी तो यही सिक्लिकल सेक्टर्स हैं। तो जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो इसलिए ये मल्टीपल्स में रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि अभी ये बोरी 1000 पे ही रुक गई और कॉस्ट नीचे आ गई तो सारी मार्जिन एक्सपेंशन है। तब तो नफे में आएगा। तो वो वाली चीज़ भी इन्वेस्टर को देखनी पड़ेगी कि यार 2-3 साल में अगर ये इन्फ्लेशन एडजस्ट भी हो जाती है स्टॉक प्राइसेस, तो मतलब गेन इज़ ह्यूमंगस। डेट लेवल्स किसके कम है, वो कोहार्ट का कम है। ठीक है, सही है। आई डेट थिंक लकी का लेवल्स भी कम होगा। लकी का भी कम है रिलेटिवली। ज़्यादा किसका है, मतलब हम एक्सट्रीम्स की बात कर रहे थे, हाँ पाइनियर का ज़्यादा है। सही है रिलेटिवली। बाकी सब जो है वो बीच में आते हैं। सही है। एक चीज़ मैं देखूँगा कि किसकी कैपेसिटी ऑनलाइन आ गई है। सही है ना, जैसे हमने ईवी पर टन की बात की, चेराट कोहार्ट, अभी पाइपलाइन में उनकी कैपेसिटीज़ डीजी ने अनाउंस नहीं की। सही है। लेकर कौन आ गया सस्ते पैसे में, मेपल लेकर आ गया, लकी लेकर आ गया, फौजी लेकर आ गया। तो जब डिमांड आएगी दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सही है ना, कि वो डिमांड को कैप्चर कर सके नए डॉलर हायर के रेट पे, प्राइसेस के ऊपर। हाँ नए डॉलर के ऊपर नया प्लान नहीं मंगाना नया वो। प्लांट नहीं मंगवाएंगे तो उनके पास पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी या मोर प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू जिसने कैपेसिटी अभी लगाई नहीं है। तो उनको फोकस करना चाहिए। तो जनरली मेपल और फौजी जो हैं वो कहीं बीच में लाई करते हैं। ईवी पर टन वैल्यूएशन वाले मैट्रिक्स, कैपेसिटी भी आ चुकी है, डेट लेवल्स भी बहुत शूट अप नहीं किए हुए, तो सीमेंट की बोरी नीचे भी आती है, तो रिलेट मतलब वो बीच में है मैट्रिक के। और बाकी एक्सट्रीम्स हैं, कोहार्ट की कैपेसिटी नहीं आ रही, वी पर टन पे बहुत सस्ता है, डेट लेवल्स नहीं है। सही है। पाइनियर दूसरे एक्सट्रीम पे प्राइसेस बढ़ गई तो गेन भी बढ़ा है, अर्निंग्स के अंदर गिर गई तो डिक्लाइन भी बढ़ा है। डिपेंड ही करता है कि आप किस रिस्क प्रोफाइल में बैठते हो, आपको हाँ, आप कितना रिस्क ले सकते हो। Exactly. बिफोर डिसाइडिंग अ सीमेंट इज लाइक डिसाइडिंग कि कितना रिस्क लेना है। क्या डिफॉल्ट का रिस्क ले सकते हो तो पाइनियर कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स, क्योंकि अगर चीज़ें बेहतर हुई तो बहुत तेज़ी से बहुत बेहतर तेज़ी से होगी। बढ़ लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे रिस्क लेना ही नहीं, मैं बैंकों का इन्वेस्टर हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सीमेंट में लगा दूँ पैसे, या मैं फर्टिलाइजर का इन्वेस्टर हूँ थोड़ा बहुत सीमेंट में पैसे लगा दूँ, तो शायद आपके लिए कोहार्ट और लकी और बेस्ट वे टाइप की आई थिंक चीज़ें। और लकी मेरे पर्सपेक्टिव से मतलब वो किसी एंड पे मैं नहीं खेल सकता उसे, अगर मैं सिर्फ सीमेंट्स पे व्यू ले रहा हूँ, क्योंकि अब वो कॉन्ग्लोमरेट बन गया है। जब भी मतलब अब तो हिस्ट्री भी उठा के देख लें, जब भी सीमेंट चलते हैं तो लकी की परफॉर्मेंस लैग करती है। लैग करती है, हाँ, क्योंकि बहुत गिरते सारी वक्त चीज़ें भी आ गई हैं गिरता भी उसके कम है, अंदर। हाँ। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ें भी हैं उन पे भी कुछ रेड फ्लैग्स है ना। सर्कुलर डेट का इशू है, ऑटोस की सेल्स हमें पता है किस तरह की हो रही हैं। सही है। तो सीमेंट्स भी, अगर सिर्फ सीमेंट्स अच्छा हो जाए और बाकी चीज़ें चीज़ें सही खराब हो नहीं जाए तो हो फ़ायदा कुछ नहीं तो होगा। फ़ायदा नहीं है। हाँ। तो मैं अगर सिर्फ सीमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना है तो मैं फिर लकी को साइड पे ही कर दूंगा, कि ना वो मुझे तेज़ी में कुछ दे रहा है, ना मैं उसमें लेके रिस्क एवर्स होके बच सकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाकी चीज़ों पे भी व्यू बनाना है। बट रिस्क अवर्स होने की ज़रूरत क्या है? इफ़ यू कैन सेल समथिंग, आप म्यूचुअल फंड तो नहीं है ना कि आप बेच नहीं सकते। हाँ। अगर आप बेच के निकल सकते हैं और आपको लगता है हालात ठीक नहीं है, तो व्हाई डू यू हैव टू बी रिस्क एवर्स एंड बी इन अ सेक्टर, बी ऑन कैश और बी ऑन समथिंग एल्स? सो थैंक यू एतजाज़, आपने यू केम और बहुत अच्छी तरीके से आपने सीमेंट को एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को भी कुछ टेक अवे हो उसमें से। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कि यू वांट टू आस्क एतजाज़, सो ड्रॉप अस अ कमेंट। आई इनवाइट we can invite Etazaz again if there is something that he has to answer again, although हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अगला किस पे पॉडकास्ट करना है। सो थैंक यू फॉर कमिंग Etazaz. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Pleasure. अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।